बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि इस लेक्चर में हम अपडेट और डिलीट की क्यूरीज़ को देखेंगे, और मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अपडेट और डिलीट की क्यूरीज़ थोड़ी सी ख़तरनाक भी हैं और ट्रिकी भी हैं। तो इस लेक्चर में पहले हम देखेंगे कि ये कैसे ख़तरनाक और ट्रिकी हैं, और फिर हम ये भी देखेंगे कि इन क्यूरीज़ को हम अपनी एप्लीकेशन से कैसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो सबसे पहले हम अपडेट की क्यूरी को देखते हैं। अपडेट की क्यूरी मैंने ये लिखी है और मैं इसको उसी तरह प्रोडक्ट के टेबल पर ही चलाना चाहता हूँ। पहले मैं प्रोडक्ट का टेबल आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर मेरे पास कुछ वैल्यूज़ इस तरह से मौजूद हैं। मीन्स के प्रोडक्ट नेम है, उसके बाद उनकी प्राइसेस हैं और रिमार्क्स हैं। वही टेबल है जो हम पिछले लेक्चर में इस्तेमाल करते आए हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ प्रोडक्ट्स की वैल्यूज़ को अपडेट करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है गैलेक्सी S2 FE और इसकी प्राइस है 30,000 और इसके रिमार्क्स में लिखा हुआ है सैमसंग। अब इसको मैं क्यूरी के ज़रिए चेंज करना चाहता हूँ। तो इस क्यूरी को पढ़ें। पहले हमारे पास अपडेट का कीवर्ड है, फिर प्रोडक्ट वो टेबल जिसको कि हमने अपडेट करना है, फिर सेट का कीवर्ड, और उसके बाद हमारे पास उन तमाम एट्रीब्यूट्स की लिस्ट है जिन्हें हम अपडेट करना चाहते हैं। याद रखें कि अपडेट की क्यूरी के अंदर अगर आप चाहें तो किसी एक एट्रीब्यूट को चेंज करें, या आप चाहते हैं कि तमाम एट्रीब्यूट्स को चेंज करें, या कुछ एट्रीब्यूट्स को आप तब्दील करना चाहते हैं तो वो भी आप तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं सिर्फ प्रोडक्ट प्राइस और रिमार्क्स इसको तब्दील करना चाहता हूँ, यानी कि गैलेक्सी S21 FE और उसके बाद रिमार्क्स में सैमसंग है, तो मैं सिर्फ इनको चेंज करना चाहता हूँ, प्राइस को मैं चेंज नहीं करना चाहता। और फिर सबसे आखिर में जो है वो हम एक वेयर क्लॉज लगाकर हम शर्त लगाएंगे कि किस एट्रीब्यूट या किन एट्रीब्यूट्स को अपडेट करना है। यहाँ पर आप देखें कि मैंने जो है वो आईडी के ऊपर कंडीशन लगाई है कि जिसकी आईडी 3 होगी सिर्फ वही अपडेट होगा। वेयर क्लॉज लिखना इस क्यूरी के लिए लाजमी नहीं है, यानी कि अगर मैं इस वेयर क्लॉज को ख़त्म कर देता हूँ और सिर्फ इतना हिस्सा रहने देता हूँ तब भी ये क्यूरी सही तरह से एग्जीक्यूट होगी। लेकिन यही इसका सबसे ख़तरनाक हिस्सा है कि आपकी क्यूरी जो है वो अगर इसके बग़ैर अपडेट एग्जीक्यूट करवाएंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि तमाम का तमाम टेबल जो है वो अपडेट हो जाएगा। यानी कि अगर आप वेयर क्लॉज के बग़ैर अगर इसको अपडेट करते हैं तो तमाम फ़ोन्स की प्राइस, तमाम प्रोडक्ट्स की प्राइस जो है वो 35,000 हो जाएगी, जिस तरह के यहाँ पर सेट की गई है। और तमाम के ही रिमार्क्स जो हैं वो 4/256 हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर कहीं पे एंड्रॉयड 11 है, कहीं पे एंड्रॉयड 11 वीवो है, कहीं सैमसंग है, कहीं 232 है, कहीं 128 है, एंड सो ऑन। तो ये चीज़ जो है ये आपको अपने जहन में रखनी है कि आपने तमाम प्रोडक्ट्स को अपडेट नहीं करना, सिवाय किसी ख़ास कंडीशन के जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती हो। अलबत्ता आपने कुछ मखसूस प्रोडक्ट्स को अपडेट करना है, और बेहतर ये है कि आप आईडी की बेस के ऊपर चीज़ों को अपडेट करें, क्योंकि अगर आप बग़ैर कंडीशन के अपडेट कर देंगे तो ये सारे टेबल से जो है वो आप हाथ धो बैठेंगे और सारी प्राइसेस जो हैं वो सेम हो जाएंगी, सारे रिमार्क्स जो हैं वो सेम हो जाएंगे। तो ये इसका ख़तरनाक हिस्सा हो गया। इसको आपने बहुत एहतियात से लिखना है और देखभाल कर लिखना है कि जी कौन सी चीज़ हमने करनी है और किस शर्त पर जो है वो हमने प्राइसेस को अपडेट करना है। यहाँ पर मैंने आईडी की बेस पर इसको चेंज किया है। आप वेयर क्लॉज जो कि काफ़ी बड़ी क्लॉज है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत सारी कंडीशंस जो हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। W3 स्कूल पर जाकर आपको वेयर क्लॉज पढ़नी चाहिए और देखना चाहिए कि हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप वो सारी कंडीशंस यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता आम तौर पे इसको आईडी के अगेंस्ट ही अपडेट किया जाता है। अच्छा, ये तो होगी इसकी ख़तरनाक बात। उसके बाद हम इसकी ट्रिकी पार्ट भी देखते हैं कि ये ट्रिकी कैसे है। यहाँ पे आप देखें कि मैंने तमाम कॉलम्स को अपडेट नहीं करना, बल्कि सिर्फ प्रोडक्ट प्राइस और रिमार्क्स को अपडेट करना है, जो कि मेरे ये कॉलम्स हैं, प्राइस और रिमार्क्स। नेम को मैं अपडेट नहीं कर रहा। तो अगर आप नेम को इसमें शामिल करना चाहें तो नेम को भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ प्राइस को करना चाहें, रिमार्क्स को ना करना चाहें, नेम को भी ना करना चाहें, तो इसको भी आप कर सकते हैं। आप नेम और रिमार्क्स को अपडेट करना चाहें तो इनको भी अपडेट कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ों को आप यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ को मैंने अपडेट करना है और कौन सी चीज़ को मैंने अपडेट नहीं करना। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको अपने जहन में रखनी होंगी कि अपडेट की क्यूरी चलाते हुए जो है वो आपने
ना सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किन वैल्यूज़ को अपडेट करना है, और ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से कॉलम्स को आपने चेंज करना है। एक बात और जहन में रखें कि हमारे पास, आपको जैसे मालूम है कि ये जो हमारे पास आईडी वाला पार्ट है ये ऑटोमेटिकली अब जनरेट होता है, तो इसको आप अगर चाहेंगे भी अपडेट करना तो ये अपडेट में नहीं आएगा, लिहाजा इसको अपडेट नहीं कर सकते आप। और हमें ये भी बात ध्यान में रखें कि अगर हम आईडी को चेंज करना चाहें तो आईडी को चेंज करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम आईडी चेंज कर देते हैं तो आपको सारा टेबल ही जो है वो तब्दील करना पड़ सकता है, और ख़ास तौर पे उस वक्त कि जब आपकी आईडीज़ जो हैं वो किसी दूसरे टेबल में बतौर फ़ॉरेन की इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये भी आपको अपने जहन में रखना चाहिए कि आईडी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अपडेट नहीं कर सकते, अलबत्ता उसकी बेस पर हम चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। अब हम अपनी एप्लीकेशन की तरफ आ जाते हैं कि इस एप्लीकेशन में हमने कैसे काम करना है। एप्लीकेशन के लिए अगर आप और से देखें तो मैंने कुछ इसके डिज़ाइन में भी तब्दीलियाँ की हैं। पहला तो ये कि मैंने प्रोडक्ट आईडी की फ़ील्ड यहाँ पर ऐड की है। पहले ये प्रोडक्ट आईडी की फ़ील्ड यहाँ पर नहीं थी, और दूसरा जो है वो मैंने यहाँ पर अपडेट का बटन भी ऐड किया है। डिलीट का भी किया, लेकिन हम उसको बाद में देखेंगे। अभी हम अपडेट पे ही गौर कर रहे हैं, तो अपडेट का बटन ऐड किया है और यहाँ पर मैंने फ़ील्ड ऐड की है। साथ रख इस फील्ड को ऐड करने का मकसद यही है कि जब हम इसको अपडेट करें तो ये वेयर क्लॉज के अंदर जो है वो हम इस आईडी की वैल्यू भी दे सकें। सेकेंडली कुछ ये तो चेंज हमारे डिज़ाइन में हो गई, और कोड में भी मैंने कुछ तब्दीलियाँ की हैं। मीन्स के जब हम अपने प्रोग्राम को चलाएंगे तो ये आईडी हम कहाँ से गेट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ पे ज़रा और गौर करें कि मैंने जो है यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स को लिया है। ये एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट बॉक्स है, और ये टेक्स्ट बॉक्स जो है ये ग्रे में है, ये सफ़ेद रंग में नज़र आ रहा है, ये ग्रे में नज़र आ रहा है। तो इसकी वजह ये है कि इसकी एक प्रॉपर्टी है रीड ऑनली। इसको मैंने, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो वो फॉल्स होती है, रीड ऑनली प्रॉपर्टी फॉल्स है बाकी टेक्स्ट बॉक्सेस की, लेकिन इसकी रीड ऑनली प्रॉपर्टी जो है वो मैंने ट्रू कर रखी है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा जाएगा वो तो आप देख तो सकते हैं, लेकिन इसको आप तब्दील नहीं कर सकते, और वजह उसकी यही है कि आईडी जो है वो हमारे पास चेंज नहीं होती। तो एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद एक और चेंज जो मैंने यहाँ पर की है कि हम कैसे इसको अपडेट करेंगे। अगर यहाँ पर मैं आईडी इंटर नहीं कर सकता तो मैं अपडेट कैसे इंटर करूँगा। तो पहले मैं डाटा को लोड करवाऊँगा। डाटा को लोड करवाया, और जिस वैल्यू को, जिस आइटम को, जिस प्रोडक्ट को मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ उसके रो हेडर पे, ये जो आपको एक कॉलम नज़र आ रहा है जहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये रो हेडर कॉलम कहलाता है। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा। मीन्स कि अगर फर्स्ट करें मैं इस गैलेक्सी 21 FE को चेंज करना चाहता हूँ, और तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर लोड हो जाएंगी। और इसमें जिस जिस कॉलम को मैं चेंज करना चाहता हूँ, फर्स्ट करें कि मैं नेम के कॉलम के अंदर से FE ख़त्म करना चाहता हूँ, और सैमसंग के साथ जो है वो मैं और अपडेट पर क्लिक करता हूँ तो ये रो अपडेटेड, इसको ओके किया। और जब मैं यहाँ पर रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि इसका नाम और इसके जो रिमार्क्स हैं ये दोनों ही अपडेट हो जाएंगे। ये लेकिन आप इसके साथ जो FE था वो गायब हो गया, और साथ ही जो सैमसंग था इसके साथ 4128 भी आ गया, यानी कि ये अपडेशन की क्यूरी जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई। और इधर टेबल को भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये भी रिफ़्लेक्ट नहीं हुई, तो इसकी वजह ये है कि मैंने इसको रिफ़्रेश नहीं किया। रिफ़्रेश करते हैं तो रिफ़्रेश करते ही जो है यहाँ पर ये दोनों चेंजेस यहाँ पर रिफ़्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये कोड मैंने कैसे लिखा है, तो इस कोड पे एक नज़र डालते हैं। सबसे पहली बात है कि मैंने आपको बताया था कि ग्रिड के जो रो हेडर है उसके डबल क्लिक पे मैंने ये काम किया है। तो इसके इवेंट्स में जाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रो हेडर माउस डबल क्लिक का इवेंट मैंने फायर करवाया है। ठीक, थोड़ा सा ये नॉर्मल से ज़रा हटकर है, इसको ज़रा गौर से देखने की और समझने की ज़रूरत है। तो ये मेरे पास कोड है तो जिसके अंदर
DGV प्रोडक्ट डाटा अंडरस्कोर रो हेडर माउस डबल क्लिक, यानी कि रो हेडर के माउस के ऊपर जब रो हेडर के पर जाकर मैं माउस से डबल क्लिक करूँगा तो ये इवेंट फायर होगा। इसके अंदर एक बहुत अहम चीज़ जो है वो इसका इवेंट आर्गूमेंट ई है। आमतौर पे हम यहाँ पे इवेंट आर्गूमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट भेजते हैं, जैसा कि यहाँ पे क्लिक के अंदर हमने देखा था, लेकिन ये इसके सिंपल इवेंट आर्गूमेंट नहीं है, बल्कि ये है डाटा ग्रिड व्यू सेल माउस इवेंट आर्गूमेंट। इवेंट आर्गूमेंट के बजाय डाटा ग्रिड व्यू सेल माउस इवेंट आर्गूमेंट। वेरिएबल वही है, एक नई क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसकी बेस के ऊपर हमें ये पता चलेगा कि हमने कौन से रो को सिलेक्ट किया है, और ये जो ई एलिमेंट है ये हमें बताएगा कि इस सब करंटली कौन सी रो जो है वो हमने गेट की है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका सेल नंबर गेट करेंगे, मीन्स के जब इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो इसका ये पहला सेल है, ये इसका दूसरा सेल है, ये इसका तीसरा सेल है और इसका चौथा सेल है। अगर एरे के इंडेक्स के लिहाज से देखा जाए, दिस इज़ इंडेक्स नंबर 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। तो हम इस रो के अगेंस्ट जितने भी सेल्स हैं बारी बारी इनकी वैल्यूज़ को गेट करेंगे। यहाँ पे आप देखें आईडी सेल, नेम सेल, प्राइस सेल और रिमार्क सेल। ये डाटा ग्रिड व्यू सेल क्लास के ऑब्जेक्ट मैंने बनाए, और डाटा ग्रिड व्यू रोज़ और उसके बाद फिर उसका सेल नंबर, यानी कि जिस रो पे मैं डबल क्लिक करूँगा मुझे वो ई डॉट रो इंडेक्स से मिलेगा, यानी कि ई क्लास इसका रो इंडेक्स प्रॉपर्टी से मिलेगा, और फिर जो रो गेट होगी उसका सेल नंबर मैं यहाँ पर 0, 1, 2, 3 देकर गेट करूँगा। 1, 0 मुझे मतलब मैंने अभी जैसे देखा कि आईडी के लिए है, 1 हमने देखा कि नेम के लिए है, 2 हमने देखा कि प्राइस के लिए है, और 3 हमने देखा कि रिमार्क के लिए। तो ये पूरा सेल ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स एक ऑब्जेक्ट है, बटन एक ऑब्जेक्ट है, या लेबल एक ऑब्जेक्ट है, तो इसी तरह ये सेल्स भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। ये पूरे ऑब्जेक्ट हैं, ये वैल्यूज़ नहीं है, ये ऑब्जेक्ट हैं। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर से वैल्यूज़ गेट करनी है, मीन्स कि प्रोडक्ट आईडी गेट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सेल आईडी डॉट वैल्यू, और वैल्यू की जो अपनी डाटा टाइप है वो आप देखें कि ऑब्जेक्ट है, लिहाजा अब आपको ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा। आईडी की जो वैल्यू है वो उसकी डाटा टाइप ऑब्जेक्ट है, लिहाजा उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी हमारे पास इंटीजर में होता है। और फिर हमने इसको टेक्स्ट बॉक्स में शो करवाने के लिए करवा दिया है। उसके बाद हमने प्रोडक्ट नेम गेट किया है, उसको भी टेक्स्ट बॉक्स में शो करवा दिया है। फिर हमने प्रोडक्ट प्राइस गेट की है, इसको भी हमने शो करवा दिया है। और फिर हमने रिमार्क्स को गेट किया है और उसको भी हमने शो करवा दिया है। अगर अब इस कोड को मैं ब्रेक पॉइंट लगाकर लाइन बाय लाइन चला कर देखूँ तो इस तरह से होगा कि मैंने यहाँ पर लेट्स सपोज के ये रो नंबर 1 आइटम नंबर 1 जो है इस पर डबल क्लिक किया, ये ब्रेक पॉइंट हिट हुआ। इसको आप एक एक स्टेप करके आगे चलाएं तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास सेल आईडी और ये इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ जाएंगी। इनमें से हमारे काम की जो प्रॉपर्टी है वो वैल्यू टाइप है। तो वैल्यू टाइप 1 यहाँ पर वैल्यू है, उसकी वैल्यू 1 है। इस तरह दूसरा जो है हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो 0x Pro है। सेल नेम में फिर प्राइस है और फिर रिमार्क्स है, और आगे चलकर अगर आप देखें तो प्राइस आईडी 1, और फिर टेक्स्ट बॉक्स को शो करवा दिया तो उसके अंदर 1 दिखाई देना शुरू हो जाएगा। फिर प्रोडक्ट नेम अभी नल है, एक स्टेप आगे चले तो ये प्रोडक्ट का नेम मिल गया, फिर प्रोडक्ट का टेक्स्ट सेट हो गया, फिर प्रोडक्ट प्राइस, फिर प्रोडक्ट टेक्स्ट और फिर रिमार्क्स। तो इस तरह जो है वो हमारे पास सारी चीज़ें चल जाएंगी। वैल्यूज़ के शो होने के बाद हमारा अगला मरला इन्हीं वैल्यूज़ को अपडेट करना है। इस तरह मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि कभी हमने एक को अपडेट करना होता है, कभी हमने सबको अपडेट करना होता है, कुछ को अपडेट करना होता है, कुछ को अपडेट नहीं करना होता। तो उस सिचुएशन को एक सिंगल क्यूरी के अंदर कैसे हैंडल करना है, तो उसका तरीकाकार ये बनाया है कि सभी को अपडेट कर दिया जाए, बजाय इसके कि एक वैल्यू के लिए क्यूरी लिखें या 2 वैल्यूज़ के लिए क्यूरी लिखें। तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो क्यूरी के अंदर शामिल कर दिए हैं, यानी कि प्रोडक्ट नेम भी, प्रोडक्ट प्राइस भी और
रिमार्क्स भी अगर कोई और कॉलम बाद में हम ऐड करते हैं तो वो भी हम शामिल कर लेंगे। वजह इसकी ये है कि जिसको हमने अपडेट करना है, मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ इसको ही अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे इसके साथ टी ऐड कर दिया, बाकी को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ता, इनकी वैल्यूज़ को अपडेट नहीं करता, तो होगा ये कि पुरानी वैल्यूज़ चली जाएंगी, यानी कि 50,000 की जगह ये 50,000 अपडेट हो जाएगा, लेकिन नई वैल्यू भी 50,000 ही आएगी। पुराने रिमार्क्स जो हैं वो एंड्रॉयड 11 पड़े हुए, तो नए रिमार्क्स भी एंड्रॉयड 11 ही आ जाएंगे। इस तरह सिर्फ जो चीज़ मैं चेंज करना चाहूँगा वही चीज़ चेंज होगी, बाकी भी अपडेट होंगी, लेकिन वो पुरानी वैल्यूज़ ही रिटेन कर जाएगा। अगर मैं प्राइस को भी तब्दील करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज के इसकी प्राइस मैंने तब्दील कर दी, इसकी कीमत मैंने बदल दी, तब भी जो है वो ये दो चीज़ें अपडेट होंगी, ना कि सारी चीज़ें जो हैं वो अपडेट हो। और मुझे क्यूरी के साथ भी अलग से ट्रिक करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने 2 कॉलम ऐड करने थे, 3 कॉलम ऐड करने थे। अब मैं इस क्यूरी को अपडेट करता हूँ, ये अपडेट हो जाएगी, और यहाँ पर मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो ये रीलोड हो गई। ये देखें, नया नाम आ गया और नई प्राइस आ गई, जबकि जो रिमार्क्स जो थे वो पुराने ही अपडेट हो गए हैं, उनको तब्दील नहीं किया गया। अब ये अपडेट की क्यूरी कैसे चलाई है हमने, मैं इसको दोबारा जो है वो ब्रेक पॉइंट लगा कर, अब मैं दोबारा नाम तब्दील किया, प्राइस को तब्दील नहीं किया, दोबारा अपडेट पे मैं क्लिक करता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं यहाँ पर अपडेट के इवेंट के अंदर जो है मैं ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ। हाँ जी, अब अपडेट के बटन पे क्लिक किया, तो आप ये देखें कि पहले मैंने कंडीशन लगाई है कि अगर आईडी वाला टेक्स्ट बॉक्स अगर खाली है तो फिर क्या होना चाहिए, रिटर्न कर जाए। साफ ज़ाहिर है कि आईडी के बगैर मैंने आपको बताया था कोई अपडेशन नहीं होगी, लिहाजा अगर आईडी हम नहीं दे रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं बटन पे क्लिक करने का। नेक्स्ट, जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज़ हैं वो उठाकर मैंने इधर इसमें डाल दी। यहाँ पे आप देखें कि मैंने इनको ये अगर इंटीजर है लेकिन इसको भी स्ट्रिंग रखा, प्राइस चूँकि फ्लोट में आ रही है लेकिन इसको भी स्ट्रिंग रखा, तो इसकी वजह ये है कि अभी हमने इसके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करवाना, जिसके लिए हमें इसकी प्रोडक्ट की आईडी जो है वो लेनी पड़े इंटीजर में, या प्राइस के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करवाना, सिर्फ उसको डाटाबेस में रखवाना है, तो इसलिए हम सबको स्ट्रिंग ही जाने देते हैं। उसके बाद फिर इसको लाइन बाय लाइन में चलाता हूँ, ये चारों वेरिएबल्स मेरे सेट हो गए, आईडी वैल्यू 1, नेम ज़ेरॉक्स प्रो और प्रोडक्ट प्राइस रिमार्क्स, और उसके बाद फिर उसी तरह कनेक्शन क्रिएट किया। अब ये अपडेट की क्यूरी बिल्ड कर रहे हैं। अपडेट की क्यूरी इसी तरह बिल्ड होगी जिस तरह इंसर्ट की क्यूरी बिल्ड की थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा सावेर के सिंटैक्स तब्दील है। तो ये क्यूरी जो है जब मैं इसकी वैल्यूज़ को सेट करूँगा तो आप देखेंगे कि ये क्यूरी जो है वो मेरे पास आई है, अपडेट प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट नेम दिस प्रोडक्ट प्राइस इज इक्वल टू दिस एंड रिमार्क्स इज इक्वल टू दिस। तो ये हमारी क्यूरी बन गई और यही क्यूरी आगे एग्जीक्यूट होगी। बाकी प्रोसीजर वही है कि कनेक्शन को सेटअप किया हमने, कनेक्शन को कमांड ऑब्जेक्ट को दिया और फिर जो है वो उसको हमने नन क्यूरी के ज़रिए एग्जीक्यूट करवाया, और इसका रिज़ल्ट भी वही आता है जो हमारे पास इंसर्ट का आया था कि जितनी रोज़ अपडेट होंगी वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसका मतलब है कि एक रो अपडेट हो गई, और फिर रो अपडेटेड का मैसेज आ जाएगा, और मैसेज आ गया और इसको ओके कर दिया और ये आगे कंटिन्यू कर देते हैं। तो हमारे पास आप देखें कि यहाँ पर एक्स प्रो टी था, टी को मैंने रिमूव कर दिया और फिर यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ तो ये रीसेट हो गया। तो ये जो है हमारा पार्ट जो अपडेट के मुतल्लिक था वो इस तरह सेट हो जाएगा। तो आप इस कोड को भी मैं गिटहब पर जो है वो उसी कोड में इनकॉर्पोरेट कर दूँगा, तो जब आप इसकी लेटेस्ट कॉपी गेट करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये कोड कैसे लिखा गया है। अब हम आ जाते हैं अपने सबसे आखिरी हिस्से यानी कि डिलीट कमांड की जानिब, क्योंकि हमारा चौथा ऑपरेशन है क्रूड ऑपरेशंस का। तो ये भी अपडेट की तरह थोड़ा सा ख़तरनाक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको वेयर क्लॉज के बगैर एग्जीक्यूट करेंगे तो आप अपने पूरे टेबल से ही हाथ धो बैठेंगे, जबकि इसके सिंटैक्स में कोई गलती नहीं आएगी, कोई एरर आपको रिसीव नहीं होगा कि आपका सिंटैक्स गलत है, ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इससे आपको बचना होगा और वेयर क्लास के अंदर जो आपने कंडीशन लगानी है उसको बहुत
एहतियात के साथ लगाना होगा, वरना वो एक एलिमेंट भी डिलीट हो सकता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट भी डिलीट हो सकते हैं, और ये उस वक्त मज़ीद ख़तरनाक हो जाएगा जब आप एक से ज़्यादा एलिमेंट डिलीट कर रहे होंगे। सिंपल सी क्यूरी है, डिलीट का कीवर्ड है, फिर फ्रॉम का कीवर्ड है, और फिर टेबल का नाम है, और उसके बाद फिर वेयर का कीवर्ड है, जिसके बाद हमारे पास कंडीशन आती है। तो ये तो हो गई इसकी क्यूरी। और अगर हम इसके कोड में आएँ तो इसका कोड भी वैसे ही एग्जीक्यूट होगा जैसे कि हमने पहले अपडेट का कोड एग्जीक्यूट करवाया था, और इसका स्ट्रक्चर भी वैसे ही बनाया है कि पहले आपने डाटा को लोड करवाया, और जिस एलिमेंट को आप डिलीट करना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक किया, उसके रो हेडर पर डबल क्लिक किया तो वो सारा डाटा इस जगह पर लोड हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप डिलीट की का बटन प्रेस करेंगे तो ये एलिमेंट आपके डाटाबेस से डिलीट हो जाएगा। पहले हम इसके कोड में जाकर जो है वो देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। जब मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया, दोबारा इसमें आए, डिलीट के बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर आए, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या हमें प्रोडक्ट आईडी मिला है। अगर प्रोडक्ट आईडी नहीं मिला तो फिर रिटर्न कर जाएँ, वरना आगे चल पड़ें। आगे हमारे पास उसी तरह ही जो है वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनेगा जिसे कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगी। फिर हम अपनी कमांड लिखेंगे। इसके अंदर कमांड मैंने अलग से क्यूरी लिखने स्ट्रिंग लिखने की वजह इसके अंदर ही लिख दी, क्योंकि ये छोटी सी कमांड है। और यहाँ पर जो है वो मैंने जो आईडी है वो टेक्स्ट बॉक्स से पिकअप कर लिया। अलग से मैंने जो वेरिएबल्स थे, जिस तरह अपडेट कमांड के अंदर हमने वेरिएबल बनाए थे, तो वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे भी मैंने एक्स्ट्रा ही बनाए हुए हैं सिर्फ आपको आसानी देने के लिए। यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ पर उसको कॉल कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखें कि ये 6 हो गया। और अगर मैं एक स्टेप इसको आगे लेके जाता हूँ तो इस कमांड का जो कमांड टेक्स्ट है वो अगर आप देखें गौर से, तो डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट आईडी इज़ इक्वल टू 6, यानी कि ये 6 नंबर पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारे पास डिलीट हो जाएगी। और उसके बाद उसी तरह ही हमने अपने कनेक्शन स्टेट को चेक किया, अगर ओपन है तो उसको क्लोज़ कर देंगे, फिर ओपन करेंगे। फिर उसी तरह हमने कनेक्शन जो है वो कमांड को दे दिया, और फिर कमांड जो है वो एग्जीक्यूट नन क्यूरी के ज़रिए हमने अपनी सीक्वल की कमांड एग्जीक्यूट करवा दी। और इसमें आप देखें कि मोर देन 1 रोज डिलीट हुई हैं, लिहाजा हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि रोज़ डिलीटिंग। अच्छा, जो ही मैंने अब इसको प्रेस किया ओके, तो आप देखें कि यहाँ पर भी ये मौजूद है और यहाँ पर भी ये मौजूद है, तो इसकी और इवन के यहाँ पे ये टेबल भी मौजूद है। तो इसकी वजह यही है कि मैंने इसको अपडेट नहीं किया। क्यूरी डिज़ाइनर में जाकर इसको दोबारा एसक्यूएल में करें तो आप देखेंगे कि 6 नंबर जो है वो कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो गई है, वो ख़त्म हो गई है, डिलीट हो गया आपका एलिमेंट। और सिमिलरली आपकी एप्लीकेशन के अंदर भी अगर आप इसको लोड डाटा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 6 नंबर जो है वो डिलीट हो चुका है, 5 नंबर जो है वो हमारे पास आया है। 5 के बाद जो है वो डायरेक्टली 8 है, असल में 6 और 7 जो है वो हमने डिलीट कर दी है। तो डिलीट कमांड के एग्जीक्यूट होने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास चारों क्रूड ऑपरेशन यानी कि क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट और डिलीट ये मुकम्मल हो गए हैं। तो ये हमारा टोटल जो सिनेरियो था वो यही था कि हमने इन चारों चीज़ों को करना है। एक दफ़ा हम इन सारे कामों को दोबारा करके देख लेते हैं कि ये सही काम कर रहे हैं या नहीं। क्रूड ऑपरेशन में सबसे पहले क्रिएट, मैं यहाँ पर एक नया नई प्रोडक्ट जो है वो ऐड करता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे स्पार्क 5, ठीक है जी। प्रोडक्ट प्राइस है जी मेरे पास 15,000 से इंटर कर दी, ठीक है जी। 264 मैंने इंटर कर दिया और इसको सेव पर क्लिक किया तो ये डाटा सेव हो गया। ये क्रिएट का ऑपरेशन, ये रिट्रीव का ऑपरेशन। इसमें आप ये देखें कि जो नेक्स्ट एलिमेंट क्रिएट हुआ है वो लोकेशन नंबर 9 पर हुआ है, हालांकि 5 के बाद 6 और 7 दोनों खाली हैं, वहाँ पर ये क्रिएट नहीं हुआ। इसकी वजह ये है कि आपका जो सीक्वल सर्वर है वो हमेशा जो डिलीटेड एलिमेंट्स हैं उनकी जो आईडीज़ हैं उनको याद नहीं रखता, बल्कि आखिरी एलिमेंट जो इंसर्ट हुआ है उसकी आईडी को याद रखता है, और अगला जो एलिमेंट क्रिएट करता है वो उसकी बेस के ऊपर क्रिएट करता है, ना कि आपके डिलीटेड एलिमेंट की आईडीज़ के ऊपर क्रिएट करें। तो आपके पास ये दूसरा ऑपरेशन भी परफॉर्म हो गया, यानी कि रिट्रीव का। फिर हम इनमें से किसी को अपडेट करते हैं। मैं ये 8 नंबर पे पड़ा हुआ जो वैल्यू, इसकी मैं सिर्फ प्राइस तब्दील कर देता हूँ और इसको मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ। ये डाटा अपडेट हो गया, इसकी प्राइस 25,000 थी,
इसको दोबारा रीलोड करते हैं, इसकी प्राइस 30,000 हो गई। फिर उसके बाद मैं किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे लोड करवाया और उसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब जो है वो हमारे पास ये 9 नंबर एलिमेंट जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो हमने चारों अपने ऑपरेशन देख लिए, यानी कि इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये कोड डाउनलोड कर लेंगे, जो लिंक मैंने आपको दिया है गिटहब का, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करें और फिर जो है वो इसको अपने पास एग्जीक्यूट करें और देखें कि ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और इसको समझने की कोशिश करें। डेटाबेस के साथ जो काम हमने करने हैं, क्रूड ऑपरेशन बहुत बेसिक होते हैं, यानी कि क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट और डिलीट। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि डेटाबेस का खेल ख़त्म हो गया। डेटाबेस का खेल बहुत वसी है, इसको हम आगे भी देखेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि मल्टीपल एंटिटीज़ को कैसे हैंडल किया जाता है। अभी हमने सिर्फ एक एंटिटी देखी है जिसका नाम है प्रोडक्ट। अगर फर्स्ट कर लेंगे, आगे चलकर हम कोई और एंटिटी अपने इस सिस्टम में, इस एप्लीकेशन में डालते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर एप्लीकेशन के अंदर कई एंटिटीज़ हो सकती हैं और उन एंटिटीज़ के दरमियान बाहमी रिलेशंस भी हो सकते हैं। तो उन रिलेशनशिप्स को भी हमने मैनेज करना होता है। तो अगले लेक्चर में जो है वो हम उन एलिमेंट्स को भी उन रिलेशनशिप्स को भी देखेंगे कि कैसे मैनेज करना है, और मल्टीपल एंटिटीज़ को भी देखेंगे कि उनके ऊपर कैसे काम करना है। थैंक यू वेरी मच। तो अब वेट करें हम अगले लेक्चर की वीडियो का।